Hello बच्चों, welcome to the NCERT 8th history class and today we are starting the third chapter ruling the countryside. In this chapter we are going to continue the previous chapter. तो स्टार्ट करने से पहले अगर हम पिछले चैप्टर का थोड़ा सा हम रिमाइंड कर ले, जो हमारा टाइटल था ट्रेडिंग टू टेरिटरी, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस तरीके से भारत में ट्रेडिंग के लिए आई थी। आपने पढ़ा है ना ये कि वो कैसे लिए आई थी, ट्रेडिंग के लिए। लेकिन धीरे धीरे फिर हमने देखा कि वो क्या करने लग गई थी, अपनी पॉलिटिकल पावर्स को जो है उसने बढ़ाना शुरू कर दिया था। ओके, क्या पढ़ा था आपने, ये एक ट्रेडिंग कंपनी थी लेकिन धीरे धीरे क्या करा था, इसने पॉलिटिकल पावर गेन करना शुरू कर दिया था। जैसे सबसे पहले हमने देखा था जो पॉलिटिकल पावर इसने गेन की थी वो कहाँ से की थी, प्लासी की लड़ाई से। और उसके बाद अगर हम देखें जो बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में, तो वहाँ से जो है इसने और अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो देखो इस चैप्टर में जैसे आपको पता चल रहा है रूलिंग दी कंट्री साइड, इसका मतलब क्या है, हेडिंग से ही हमें समझ में आ रहा है कि पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो शहरी इलाकों में, यानी कि जो बड़े बड़े बाहर के इलाके थे वहाँ पर अपना जो है कंट्रोल जमा रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी पॉलिटिकल पावर बढ़ने लगी तो उसने देखा जो कंट्री साइड है, यानी कि जो अंदरूनी एरिया है, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर भी हमें अपना अधिकार करना चाहिए। तो ये कब से शुरू हुआ, बक्सर की जो लड़ाई हुई थी 1764 में, वहाँ से इसकी लड़ाई हुई थी। तो ये किस किस के बीच में हुई थी, अगर हम देख लें तो ये हुई थी मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम और जो ईस्ट इंडियन कंपनी की तरफ से अगर हम देखें जो ब्रिटिश आर्मी थी उनके बीच में ये लड़ाई हुई थी। और ऑब्वियस सी बात है जो ब्रिटिश आर्मी जो है वो यहाँ पर जीत गई थी। और यहीं पर अगर हम देखें जो शाह आलम है, शाह आलम जो मुग़ल बादशाह हैं, उनको भी यहाँ पर दिखाया गया। तो यहाँ पर देखो एक इमेज हम देख रहे हैं चैप्टर की शुरुआत में ही। इस इमेज में क्या दिखाया गया, देखो यहाँ पर दिखाया गया है द रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम द मुगल रूलर इन 1765। अभी हमने देखा ना कि 1764 में क्या हुआ था, बक्सर की लड़ाई हुई थी, है ना। और जब ये लड़ाई हुई और ब्रिटिश जो लोग थे वो जीत गए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा यहाँ के जो दीवानी राइट्स होते हैं वो गेन कर लिए। अब दीवानी राइट्स क्या होते हैं, जब भी जैसे आपको मैंने बताया दीवानी, हाँ, यानी कि हमने क्या पढ़ा था, ट्रेडिंग कंपनी थी और ये क्या कर रही थी, अपनी पॉलिटिकल पावर्स को बढ़ा रही थी। अब इसके साथ साथ अब आप देखो जो भी ट्रेडिंग कंपनी उसका मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना, है ना। तो प्रॉफिट कमाने के लिए इसने क्या किया, अपने जो बक्सर की लड़ाई जीतकर दीवानी राइट्स हासिल कर ली। दीवानी राइट अगर एग्जैक्टली हम देखें तो फाइनेंशियल हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल राइट्स जो है इसको मिल गए थे, यानी कि पैसे के लेन देन संबंधी जो भी राइट थे उस एरिया के, कौन कौन से एरिया, ये जो 3 एरिया भी हमने पढ़े हैं, यहाँ पर जो है इन्होंने फाइनेंशियल राइट्स गेन कर लिए थे। अब देखो इस इमेज के अंदर दिखाया गया ये मुगल बादशाह जो दिखाए गए हैं और ये रॉबर्ट क्लाइव हैं, ठीक है। और ये दिखाया जा रहा है कि मुगल जो बादशाह थे वो इनको क्या कर रहे हैं, दीवानी राइट्स जो दे रहे हैं। देखो अभी इस इमेज में जो दिखाया गया है एक्चुअली ऐसा नहीं था। वो क्या हुआ था, जैसे अभी हम इसको नीचे स्लाइड करेंगे तो भी देखेंगे कि एक्चुअली तो एक छोटे से टेंट के अंदर ही जो है ये सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हो गई थी। लेकिन जो ब्रिटिश थे, लोग थे जो थे, ये बहुत ज़्यादा समझदार थे, चालाक थे हम कह सकते हैं। और भविष्य में अपना जो अपनी पोजीशन को प्रोमिनेंस दिखाने के लिए, ताकि आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो देखें कि किस तरीके से मुगल बादशाह ने खुद हमें ये राइट दिए थे, तो इस तरीके से इन्होंने की इमेज बनवाई एक पेंटर से, ठीक है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था, यानी कि भविष्य की आने वाली जनरेशन्स थी उनमें अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए उन्होंने इस तरीके से ये सारा जो है पेनोरमा सेट करवाया। क्लियर। तो अब चलिए हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इमेज के बारे में आपको बता दिया है मैंने, तो अब हम इसकी थोड़ी सी रीडिंग लगाते हैं। देखो द कंपनी बिकम्स दी दीवान, आपको मैंने बता दिया दीवान क्या होते हैं, फाइनेंशियल राइट्स, दीवानी राइट जो उनको मिल गए थे, ठीक है। On 12 August 1765, the Mughal emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. Okay, the actual event most probably took place in Robert Clive's tent with a few Englishmen and Indians as witnesses. But in the painting above, the event is shown as a majestic occasion taking place in a grand setting. The painter was commissioned by Clive to record the memorable events in Clive's life. The grant of Diwani clearly was वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन, क्योंकि जो ब्रिटिश कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी
सॉरी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो तो ट्रेडिंग के लिए आई थी। उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा जब शुरुआत में जब वो आए थे कि हम धीरे धीरे क्या करेंगे, पॉलिटिकल पावर भी गेन कर लेंगे। तो ये दीवानी राइट्स मिलना उनके इमेजिनेशन के लिए मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो उन्होंने इसको एक इवेंट की तरह जो है वो शो किया। As Diwan, the company became the chief फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। तो अभी जो दीवानी राइट्स की हमने बात की कि फाइनेंशियल राइट्स उनको मिल गए थे, यानी कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या बन गई थी, चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी। कौन कौन सी टेरिटरी जो हमने पढ़ा था, बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार, इन जब इनके जो एरियाज थे इन पर इनका अब अधिकार हो गया था। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रिवेन्यू रिसोर्सेज। अब इनका क्या काम था, अभी हमने पढ़ा ये क्या थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन अब इनको क्या मिल गए थे, फाइनेंशियल राइट्स मिल गए थे। लेकिन एक ट्रेडिंग कंपनी होने के नाते इनका मेन मकसद क्या था, सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाना। लेकिन इससे पहले जब इनको दीवानी राइट्स नहीं मिले थे तो वहाँ के जो भी राजा होते थे या जो भी अथॉरिटी होती थी वो क्या करती थी, यहाँ का जो भी रिवेन्यू मतलब जो भी टैक्सेस वगैरह कलेक्शन होता था, जो भी इनकम होती थी उसका लेखा जोखा हिसाब किताब रखते थे और साथ ही उन एरिया के डेवलपमेंट के लिए भी काम करते थे। फिर देखो अब हम आज अपनी गवर्नमेंट की बात करें, हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, हमसे टैक्स लेती है ना, लेकिन बदले में क्या करती है, हमारे डेवलपमेंट के लिए काम भी तो करती है। देखो रोड्स बनवाती है, हॉस्पिटल बनवाती है, स्कूल्स बनवाती है ना, यानी कि वो टैक्स जो है उसको कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर थी कि दीवान बनने के बाद कंपनी जो थी वो एडमिनिस्ट्रेटर तो बन गई फाइनेंशियल, लेकिन साथ ही साथ उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि अब जो उस एरिया की लैंड थी, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रीज तो होती नहीं थी, खेती बाड़ी का ही काम मेनली होता था, तो जो ज़मीन थी उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको मेंटेन करना और जो भी रिवेन्यू रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर मैनेज करना, ये सब काम अब किसके आ गए थे, कंपनी के। कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट कुड यील्ड इनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। अब ये सब जो काम था, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइज करना था, इनको सब चीज़ों को मैनेज करना था, वो इस तरीके से इस प्लानिंग के साथ करना था कि जो इनका प्रॉफिट है, क्योंकि पहले तो क्या थी, प्रायोरिटी में तो क्या थी, ट्रेडिंग कंपनी थी, प्राइम कंसर्न इनका क्या था, प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। तो उनका मकसद यही था कि हम अपने जो एक्सपेंसेस हैं कंपनी के उनको पूरा कर सकें और अपने फ़ायदे के लिए हम जितना भी रेवेन्यू है वो कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक सीधी सी बात हम कहें, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। क्लियर। तो अ ट्रेडिंग कंपनी हैड ऑल्सो टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट्स इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांटेड। क्योंकि ट्रेडिंग कंपनी थी, बार बार हम कह रहे हैं बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू ही था इनका, तो ये चाहती थी कि जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी यानी कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी रॉ मटेरियल है वो यहाँ से कम रेट पर खरीद सकें और जो भी उनका प्रोडक्ट है वो अच्छे प्रॉफिट पर बेच सके, यानी कि अपना प्रॉफिट ओवरऑल वो कमा सके। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि किस तरीके से कंपनी दीवान बन गई और उसको अब क्या क्या राइट्स मिलने लगे। अब क्या हुआ, अब जो कंपनी जो थी इतने सालों से यहाँ पर आ गई थी, यानी कि ट्रेडिंग कर रही थी, तो उसको ये तो समझ में आ गया था, कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विद सम कॉशन। ऐसा नहीं है कि उनको दीवानी राइट्स मिल गए तो अपनी मनमर्जी चलाएं वो। बीइंग एन एलियन पावर मतलब कि आउटसाइडर, ये कहाँ से आए थे, किसी दूसरे देश से आए थे, है ना, तो भारत के लिए क्या थे, आउटसाइडर थे, तो यहाँ के जो भी लोग थे वो उनको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, है ना। तो अब जिन एरियाज पर जिस लैंड पर इनका अधिकार हो गया था, इनको दीवानी राइट्स मिल गए थे, जो हमने अभी बात की थी किस किस की, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। तो इन एरियाज को बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, तो इन एरियाज पर अपना पूरा कंट्रोल करने के लिए ये ऐसा नहीं कर सकते थे अभी एकदम डिक्टेटर बन जाए, है ना, कि बस अब इनको दीवानी राइट्स मिल गई, अब जो मर्जी आए ये कर सके। तो इनको ये समझ में आया कि हम बाहर से आए हैं, अब इन एरिया के लोगों के साथ हमें थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो हम आउटसाइडर हैं, हमारी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, जो हम बोलते हैं वो ये समझ नहीं पाते, जो ये बोलते हैं वो हम समझ नहीं पाते, तो हमारे बीच में एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। और वो कम्युनिकेशन किससे होगा, जो पहले से मौजूद लोग थे, यानी कि इन एरियाज पर कंपनी को ब्रिटिश राइट मिलने से पहले जो लोग यहाँ पर पहले ही कंट्रोल कर रहे थे, जो अथॉरिटीज़ थी, उन्हीं की मदद से इन्होंने अपना काम आगे चलाया। देखो यहाँ पर लिखा है, इट नीडेड टू पैसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड।
यानी कि जो इनसे पहले रूल कर रहे थे इन एरियाज पर, एंड इंजॉयड अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज, और लोग उनकी बात मानते थे, उनका रिस्पेक्ट करते थे, उनको राइट्स भी दे रखे थे उन्होंने, है ना, क्योंकि वो उन्हीं लोगों के बीच में से थे। Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. अब जैसा भी मैंने आपको कहा कि डिक्टेटर तो नहीं बन सकते थे एकदम से कि भाई हमें दीवानी राइट्स मिल गए हैं, अब जो पहले से जो शासन कर रहे थे उनको बाहर निकालो और हम अपनी मर्जी से यहाँ पर शासन चलाएंगे, ये तो संभव नहीं था, है ना। तो अभी कैसे किया जाए, हाउ वाज दिस टू बी डन, तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनकी प्लानिंग क्या थी। जो हमने रिवेन्यू की बात की कि इनको रिवेन्यू प्रॉपर मिले और साथ ही साथ इनका प्रॉफिट भी होता रहे, और साथ के साथ जो इनकी जो पास्ट अथॉरिटीज़ थी उनको किस तरीके से इन्होंने यूज़ किया अपने प्रॉफिट के लिए, अपना रिवेन्यू लेने के लिए, और किस तरीके से लैंड को मैनेज किया। क्लियर, तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। Company came to colonize the countryside, organize revenue resources, redefine the rights of people and produce the crops it wanted। यानी कि ये सब चीज़ें कंपनी ने कैसे की, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर, ओके। नाउ revenue for the company. The company had become the diwan, but it still saw itself primarily as a trader। दीवान तो बन गई थी ये, लेकिन अभी भी ये अपने आप को ट्रेडर ही देखती थी, यानी कि इनका मेन मकसद अपने बिजनेस को बढ़ाना और प्रॉफिट गेन करना ही था। इट वॉन्टेड अ लार्ज रिवेन्यू इनकम बट वॉज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। अब क्या चाहती थी ये, अब इनको जो दीवानी राइट्स मिले थे, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे, तो रिवेन्यू तो ये बहुत सारा ले लेना चाहते थे कि हमारी इनकम तो बहुत हो जाए, लेकिन उस इनकम के बदले में जो उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो काम करना था, एक रेगुलर सिस्टम मेंटेन करना था और जो असेसमेंट करना था, वो करना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो तो ट्रेडर थे। अब जो बिजनेसमैन होगा, कोई भी बिजनेसमैन होगा, वो क्या करेगा, सपोज हमारे एरिया में एक शॉप खुलती है, वो शॉप क्या करेगी, उसका मेन मकसद क्या होगा, भाई हम उस एरिया के जो लोग हैं वहाँ जाएँ, सामान खरीदें और उसका प्रॉफिट हो। अब ये थोड़ी ना होगा कि वो शॉप जो है हमारे एरिया में सड़कें बनवाएगी या हमारे एरिया में जो कोई भी गार्डनिंग है या कोई भी खेती बाड़ी हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेगी, ऐसा तो नहीं होगा ना, ये तो काम किसी और डिपार्टमेंट का होगा। लेकिन यही चीज़ यहाँ पर थी कि दीवानी राइट्स मिलने के बाद जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले जो रूल करते थे, जो अथॉरिटीज़ थी, वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखती थी। ठीक है, तो कंपनी इन सब चीज़ों के लिए अनविलिंग थी। The effort was to increase the revenue as much as it could and buy the fine cotton and silk cloth as cheaply as possible। तो शुरुआत में इनका एफर्ट क्या रहा, दीवानी राइट मिलने के बाद में इनकी कोशिश यही रही कि हम रिवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दें, यानी कि अपनी इनकम बढ़ा लें, टैक्स बढ़ा दें हम, और जो कॉटन और सिल्क जो कपड़ा यहाँ से वो लेकर के जाते थे एज अ रॉ मटेरियल, वो यहाँ से परचेज करते थे। ठीक है, अब जब ये शुरुआत में आए थे ना, तब क्या हुआ था, देखो तब ये क्या करते थे, ये गोल्ड कॉइन्स लेकर के आते थे। ठीक है, ये गोल्ड और सिल्वर अपने देश से, कहाँ से, यूरोप से लेकर आते थे, और बदले में क्या करते थे, यहाँ से जो कॉटन है और जो सिल्क है वो ले जाते थे। ठीक है, तो हमारे देश में भी इनकम हो रही थी, गोल्ड और जो सिल्वर कॉइन्स हैं वो हमारे देश में आ रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब इन्होंने अपना सिस्टम बदल लिया। क्यों? क्योंकि इन जिन एरिया से, कौन कौन से, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जहाँ से इनको अब इनकम होने लग गई थी, तो इन्होंने अपने देश से वो गोल्ड और सिल्वर लाना तो बंद कर दिया। ठीक है, और जो इनकम इनको यहाँ से मिल रही थी उसी से इन्होंने जो ये था कॉटन और सिल्क उसको परचेज करना शुरू कर दिया। तो भाई इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें कुछ मिला क्या, जो बाहर के देश की करेंसी हमारे देश में आ रही थी, हमारे देश की फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था, वो तो बंद हो गया, है ना। तो देखो इन्होंने क्या किया, मतलब हमारे देश से ही पैसा कमाकर हमारे देश में ही उसको जो है कॉटन और सिल्क के लिए दे दिया। लेकिन वो भी इन्होंने क्या किया, यहाँ से कम रेट पर इन्होंने हमसे खरीदा। क्यों? क्योंकि उनको अथॉरिटी थी उन एरियाज़ के ऊपर, और वो ज़बरदस्ती करके क्या करते थे, उन लोगों से कम रेट पर जो रॉ मटेरियल है वो परचेज करते थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो स्थितियाँ थी वो खराब हो गई। विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स bought by the company in Bengal doubled. Before 1865, the company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain.
नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, तो पहले तो जो ये सोना और चांदी लेकर के आ रहे थे, अब वो इन्होंने बंद कर दिया, और दीवानी राइट्स मिलने के बाद इनको जो इनकम होने लगी थी उसी से ही क्या किया इन्होंने, अब ये सारा काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, Soon it was clear that Bengal economy was facing a deep crisis. अब जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो क्या होगा, क्राइसिस ही आएगा, इकोनॉमी डाउन चली जाएगी। Artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices. अब यहाँ के जो लोग थे, बंगाल के जो लोग थे, जो आर्टिसंस थे, जो वहाँ के छोटे मोटे जो कारीगर थे, ये सब क्या कर रहे थे, अब उन एरिया को छोड़ कर जाने लग गए। क्यों? क्योंकि उनको इनकम ही नहीं हो रही थी। वो क्या कर रहे थे, कंपनी उनको फोर्स कर रही थी कि कम से कम रेट पे आप हमें ये बेचोगे, और जब उनको ही इनकम नहीं होगी, भाई जो काम वो कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ उनका भी तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो किसी से कर्जा भी लेते हैं, कोई खेती बाड़ी करते हैं, कोई ज़मीन पे कर्जा लेते हैं, कोई कच्चा माल उठाते हैं, यानी कि तरह तरह के उनके ऊपर कर्जे थे, लेकिन जो उनको इनकम होती थी वो काफ़ी नहीं होती थी। तो इससे क्या हुआ, ये लोग अपने गाँव छोड़कर जाने लगे। Peasants were unable to pay the dues that were being demanded from them. अब जो पीजेंट्स यानी कि जो किसान थे, ये कॉटन उगाने के लिए या जो सिल्क की खेती हम कहते हैं उसके लिए इनको कर्जा लेना पड़ता था, लेकिन जो कंपनी इनको बदले में दे रही थी, जो उनका कॉटन और सिल्क खरीद रही थी, वो पैसा उनके लिए काफ़ी नहीं था, वो अपने जो कर्जा था वो भी नहीं उतार पा रहे थे। तो आर्टिजनल प्रोडक्शन वॉज इन डिक्लाइन, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, कम हो गई। एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन शोड साइंस ऑफ कोलैप्स, जो खेती बाड़ी थी वो भी बिल्कुल ठप हो गई। देन इन 1770 अ टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल, और स्थितियाँ इतनी भयानक, इतनी गंभीर हो गई कि 1770 में एक फेमाइन यानी कि भूखमरी की कंडीशन जो है वहाँ पर आ गई, यानी कि इतने बुरे हालात वहाँ पर हो गए, और 10 मिलियन लोग जो हैं वो मर गए, यानी कि 1/3 जो पॉपुलेशन हम कह सकते हैं वो क्या हो गई, वाइप्ड आउट हो गई। तो देख सकते हैं कितना बड़ा चेंज जो है वहाँ की एग्रीकल्चर में, वहाँ की इकोनॉमी में आ गया। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश कंपनी थी वो इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। अब देखो ये एक मार्केट दिखाया गया आपको बंगाल के अंदर, जहाँ पर पीजेंट्स और आर्टिसंस जो है वो एक हाट लगा रहे हैं। हाट मतलब वीकली मार्केट होता था, तो जहाँ पर ये जो लोग होते थे वीक में एक दिन मार्केट लगता था, और वहाँ पर क्या करते थे, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते थे और बेचते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये इकोनॉमिक क्राइसिस आने के कारण ये सारी स्थितियाँ बिगड़ गई। अब क्या हुआ भाई, अब जब ये सिचुएशन आ गई तो कंपनी को महसूस हुआ, है ना, कि भाई अगर ये इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी, हमें कहीं से इनकम ही नहीं होगी, तो कंपनी कैसे काम चला पाएगी। जो हमें दीवानी राइट्स मिले हैं, हमें जो रिवेन्यू कलेक्शन की अथॉरिटी मिली है, जब इकोनॉमी ही नहीं होगी, जब कोई खेती बाड़ी ही नहीं होगी, जो कोई आर्टिसंस ही नहीं होंगे, तो हम इनकम कहाँ से करेंगे। कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रिवेन्यू इनकम, कंपनी कहाँ से इनकम बढ़ाएगी अपनी। Most company officials begin to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. अब इनको समझ में आया कि भाई खाली ट्रेडर बन के काम नहीं चलेगा, हमें अपना बिजनेस के साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा, हमें इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ की जो ज़मीन है, यहाँ की जो खेती बाड़ी है, हमें इसकी तरफ कुछ काम करना पड़ेगा, ताकि ये बढ़ेगी तभी हमारी इनकम बढ़ेगी, और हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारा बिजनेस अपने आप से फ्लरिश होगा। तो भाई अब ये करें कैसे, ये इन्वेस्टमेंट हम कैसे करें, इस एग्रीकल्चर को, इस लैंड मैनेजमेंट को हम एनकरेज कैसे करें। तो ये डिस्कशन चलता रहा लगभग 1793, देखो कब की हम बात कर रहे हैं, 2 दशक, 2 डेकेड्स, 20 साल तक ये लोग सोचते ही रह गए। तो और 20 सालों में क्या हालत हुई होगी, है ना, तो आप समझ सकते हो। तो 1793 में एक जो सेटलमेंट है वो किया गया, जिसे कहा गया परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, यानी कि इन्होंने एक सिस्टम बनाया कि भाई हम तो डायरेक्टली जो है किसानों से जाकर के बातचीत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ना तो हम उनको जानते हैं, ना उनको समझते हैं, ना हम उन लोगों में से हैं, हम तो आउटसाइडर हैं, है ना। तो इन्होंने क्या किया, एक सेटलमेंट किया जिसे परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, क्लियर। परमानेंट सेटलमेंट कब आया, ये 1793 में। तो इसमें क्या था देखो, इसके अनुसार बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट द राजाज एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि जो पहले से शासन कर रहे थे,
पहले से जिन लोगों के पास अथॉरिटी थी, जो उस एरिया के लोगों को जानते थे, उनको राइट्स थे, जिन्हें हम क्या कह रहे थे, राजा या तालुकदार कह रहे थे। अब इनको क्या कहा गया, जमींदार इनको नाम दे दिया गया। तो कंपनी ने इन जमींदारों को अपॉइंट किया और इन्हें कहा भाई आप लोग क्या करेंगे, इन पीजेंट से, इन किसानों से क्या करेंगे, रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो भी टैक्स है भाई, ये क्या हो गए, ये सारे किसान हो गए। क्लियर, ये सारे किसान हो गए। और एक इन्होंने बना दिया क्या, जमींदार अपॉइंट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया जमींदार। ओके, अब यहाँ पर क्या आ गई, एक आ गई हमारी कंपनी, ये हो गई हमारी कंपनी। क्लियर। अब क्या कहा इन्होंने, इन्होंने ये कहा कि भाई अब जो भी सिस्टम होगा, यानी कि ये किसान है, पीजेंट्स हैं, ये ज़मींदार है, ज़मींदार, ये सारे किसान क्या करेंगे, टैक्स देंगे सारा किसको, ज़मींदार को। और ज़मींदार क्या करेगा, ये सारा टैक्स दे देगा किसको, कंपनी को। तो भाई ज़मींदार को क्या फ़ायदा, ये क्यों करेगा ऐसा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, परमानेंट, जो हम नाम कह रहे हैं ना परमानेंट, परमानेंट क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने कहा कि जमींदार भाई तुम इन किसानों से जितना भी टैक्स वसूलते हो वो तुम्हारी मर्जी, तुम अपने हिसाब से लो, हमें तो एक फिक्स अमाउंट दे दो। ठीक है, तो जो फिक्स अमाउंट था वो ये कलेक्ट करते रह गए। तो इसमें ज़मींदार को भी हुआ कि ठीक है भाई हम यहाँ से जितना मर्जी ले लें और अपना हिस्सा हम रख लें और फिक्स जो है वो हम कंपनी को दे दें। और कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ, कंपनी की जो बर्डन थी वो कम हो गई। उसे ये लगा कि ये जो लोग, ये ज़मींदार जो है इन्हीं लोगों के बीच से जुड़ा हुआ है, इनसे जुड़ा हुआ है, इनको समझता है, तो किसानों से कलेक्शन जो काम होगा वो ये करेगा। और साथ ही साथ जब इसे प्रॉफिट मिल रहा है तो अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करेगा, ये लैंड को भी मैनेज करने का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो परमानेंट सेटलमेंट है वो बनाया गया। ठीक है, तो चलिए इसको रीड कर लेते हैं हम एक बार। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली, दैट इज इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज्ड एवर इन द फ्यूचर। यानी कि ये जो अमाउंट था वो फिक्स कर लिया। अभी सपोज हम 100 रुपए हमें क्या करने हैं, 10 लोगों से हमें इकट्ठे करने हैं। ठीक है, और कंपनी को मुझे कितने देने हैं, 500 रुपये देने। तो टोटल कितने हो गए मेरे पास में, और जो बच गया 500 कंपनी को देने के बाद वो क्या बच गया, मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो जमींदार था वो अपना प्रॉफिट कमा सकता था। इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू into the company's coffer and at the same time encourage the zamindars to invest in improving the land since the revenue demand of the state would not be increased. The zamindar would benefit from increased production from the land. क्लियर, तो सबकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई। तो जो चार्ल्स कॉर्नवालिस है वॉज द गवर्नर जनरल इन इंडिया व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस। तो ध्यान रखना है आपको, चार्ल्स कॉर्नवालिस, तो इनके समय में परमानेंट सेटलमेंट एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है भाई, अभी एस्टैब्लिश तो हो गया। अब जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है इसका जहाँ कहीं भी कोई नई चीज़ होती है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती ही है। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आई। अब क्या प्रॉब्लम आई, चलिए देख लेते हैं। The permanent settlement, however, created problems. Company officials soon discovered that the zamindars were in fact not investing in the improvement of the land. भाई जो जमींदार थे वो किसानों से क्या कर रहे थे, सब पैसा ले रहे थे और कंपनी को दे रहे थे। तो इन्होंने कहा भाई हम क्यों बैठे बैठे बिना बात में अपना जो है टाइम वेस्ट करें, अपने आप को क्यों खोटी करें, बैठे बैठे हमें इनकम आ रही है तो अपने मौज बनाओ, है ना। तो क्यों हम जा करके इन्वेस्टमेंट करें, भी हमारी जो जितनी फिक्स इनकम आ रही है उतनी की उतनी हमें मिल रही है ना। ठीक है, तो ये भी संतुष्ट थे। तो ना तो इन्होंने क्या किया, ज़मीन के अंदर इम्प्रूवमेंट करने की कोई कोशिश की, ना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, और बल्कि जो रेवेन्यू हो रहा था इनके पास में आ रहा था, कंपनी का तो फिक्स था लेकिन इनके पास बढ़ता जा रहा था। तो कंपनी को ही महसूस हुआ भाई हमारे पास तो एक फिक्स अमाउंट आ रहा है और जो ज़मींदार हैं वो अपना प्रॉफिट कमाते जा रहे हैं, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्या हुई, जनरेट हुई। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई दैट द जमींदार्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। तो सबसे पहले तो कंपनी भी होशियार थी, उसको ये पता था भी हमने जो अमाउंट है वो फिक्स कर दिया है, लेकिन उस अमाउंट को उन्होंने शुरुआत में ही इतना ज़्यादा रख दिया कि जो ज़मींदार थे वो उसको पे नहीं कर पाए, मतलब किसानों से वो इतना कलेक्शन वो नहीं कर पाए। एनीवन हु फेल्ड द पे टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी। अब कोई भी जो जमींदारी, जो जमींदार होते थे जो ये कलेक्शन नहीं कर पाते थे तो क्या होता था, इनकी जमींदारी इनसे छीन ली जाती थी, यानी कि इनकी जगह किसी और को अपॉइंट कर दिया जाता था। न्यूमरस जमींदार्स वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। तो उनकी भी क्या हुई, जमींदार उनकी जगह बदल दिए जाते थे। क्लियर, जो जमींदार प्रॉपर जो रेवेन्यू है वो कंपनी को नहीं पहुंचा पाता था उसको अपनी जगह से हटा दिया जाता था, ये प्रॉब्लम आई।
By the first decade of the 19th century, the situation changed. The prices in the market rose and cultivation slowly expanded. तो ये तो शुरुआती समस्याएं थी, लेकिन धीरे धीरे एग्रीकल्चर तो डेवलप होगा ना, चेंज तो हो गई, तो प्राइजेस जो थे वो मार्केट में वो भी बढ़ गए, कल्टीवेशन भी जो हुआ धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा। इससे जो ज़मींदार थे उनकी इनकम भी इम्प्रूव इंक्रीज हुई। लेकिन कंपनी का तो अमाउंट फिक्स था, कंपनी को क्या फ़ायदा होना था? कुछ नहीं। कंपनी ने तो शुरुआत में ही कह दिया था कि हमने एक फिक्स अमाउंट कर दिया है, तो किसानों की या ज़मींदारों की जो इनकम बढ़ रही थी उससे कंपनी को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो अब कंपनी को महसूस हुआ भाई ये तो हमने गलती कर दी, इससे हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। इट कुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स्ड परमानेंटली। तो ये सब इनको महसूस हुआ। इवन देन द जमींदार्स डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। तो जो जमींदार थे उन्हें भी यही था भी हम क्यों माथा मारे, है ना, अपनी इनकम आ रही है, बैठे बैठे करो अपने काम। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ द सेटलमेंट। अब कुछ जो किसान थे, जो लैंड अथॉरिटी थी वो भी इनके पास प्रॉपर नहीं थी, क्योंकि जैसे ज़मींदार हटा दिए जाते थे वैसे ही कोई भी किसान अगर टैक्स नहीं दे पाता था उसकी ज़मीन उससे छीन ली जाती थी। ठीक है, तो ये सब समस्याएं थी। अदर्स नाउ saw the possibility of earning without the trouble and risk of the investment. As long as the zamindars could give out the land to tenants and get rent, they were not interested in improving the land. क्लियर? तो यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम आई? सबसे पहली तो कंपनी ने जो अमाउंट था वो बहुत ज़्यादा रख दिया था, ठीक है, हाई अमाउंट रख दिया था, पहली प्रॉब्लम तो ये। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? जो ज़मींदार थे, ज़मींदारी जो थी वो टर्न हो जाती थी, सोल्ड ऑफ कर दी जाती थी, ठीक है। तीसरी क्या हुई? कंपनी को महसूस हुआ कि उनको तो कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है क्योंकि उन्होंने अमाउंट फिक्स कर दिया है। चौथी क्या थी? जो लैंड राइट थे वो किसानों के पास बचे ही नहीं थे, क्योंकि अगर वो अपना टैक्स नहीं दे पाते थे तो उनसे ज़मीन उनसे छीन ली जाती थी। पांचवी प्रॉब्लम क्या थी? जो ज़मींदार थे वर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन लैंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे लैंड इम्प्रूवमेंट के अंदर। तो जब लैंड इम्प्रूव नहीं होगी तो और ज़्यादा इंक्रीमेंट कैसे हो पाएगा? क्लियर? तो ये सब चीज़ जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती रही। क्लियर? तो ये एक बॉक्स है, ये आप रीड कर लीजिएगा, इतना ज़्यादा वर्ड टू वर्ड मैं रीड नहीं करवाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि अब क्या हुआ। तो वही सब चीज़ें आ गई हैं, देखिए फिर से। ऑन द अदर हैंड इन द विलेजेस द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव। ये बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव लग रहा था किसानों को। क्यों? क्योंकि उनके पास तो कोई सिस्टम ही नहीं था, उनके तो इनकम ही नहीं हो रही थी, उनको तो ज़मीन पे जो भी खेती बाड़ी करनी होती थी उन सब के लिए क्या करना पड़ता था, उनको कहीं ना कहीं से कर्जा लेना पड़ता था, और जो कर्जा वो लेते थे उसको चुकाने के लिए उनके पास इनकम ही नहीं होती थी, और जो उनके पास फिर ज़मीन के राइट्स थे वो भी नहीं थे, उनकी जो ज़मीन थी वो भी उनसे छीन ली जाती थी। तो ये सब प्रॉब्लम्स उनके सामने आने लगी। तो इन सब से बचने के लिए क्या किया? एक नया सिस्टम डिवाइस किया गया जिसे क्या कहा गया? महलवारी सिस्टम। ठीक है, क्या है ये? महलवारी सिस्टम। महल से मतलब क्या होता था? यहाँ पर एक महल से मतलब एक विलेज से लिया जाता था, एक गांव से। मतलब अब यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ, आप इसकी रीडिंग लगा लीजिएगा, ऐसे बहुत लेंदी हो जाएगा हमारा वीडियो नहीं तो महलवारी सिस्टम में क्या था? पिछले जो परमानेंट सेटलमेंट में हमने देखा कि जो ज़मींदार थे वो एक एक किसान के पास जा रहे थे। अब एक एक किसान के पास जाने की बजाय पूरे के पूरे गांव को ही क्या किया गया? टारगेट किया गया, उसको एक आदर्श के रूप में लिया गया, और जो गांव था उसके जितने भी ज़मीनें थी उनकी सबकी कैलकुलेशन की गई, भाई किसके पास कितनी ज़मीन है, कितनी प्रोडक्टिव है, क्या साइज़ है, और सबके हिसाब से पूरे गांव से जो है एक टैक्स डिसाइड कर दिया गया। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया? महलवारी सिस्टम, यानी कि एक महल से जो भी टैक्स है वो दिया, जितना भी टैक्स आ जाता था पूरे गांव से, उसको महलवारी सिस्टम कहा गया। So by the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. How could revenues be fixed permanently at the time when the company needed more money to meet its expenses of administration and trade? अब सबसे बड़ी ज़रूरत इनको क्यों महसूस हुई? क्योंकि इन्होंने जो फिक्स कर दिया था, तो फिक्स कैसे करें भी? आने वाले टाइम में जब ज़रूरतें बढ़ेंगी तो इनको भी, तो कंपनी को भी तो इनकम चाहिएगी ना, तो अगर वो फिक्स कर लेगी तो इसको क्या फ़ायदा होगा? तो सबसे पहले तो जो फिक्स वाला सेटलमेंट है इसको हटाया जाए। ठीक है, तो इन्होंने इसको बंद करने के लिए ये दूसरा सिस्टम अडॉप्ट किया। तो
In the northwestern provinces of the Bengal Presidency, most of this area is now in उत्तर प्रदेश की जो हम बात कर रहे हैं आज के टाइम की, तो वहाँ वो सारा एरिया इसके कंट्रोल में आता था। यहाँ पर जो इंग्लिशमैन थे होल्ट मैकनीज, इन्होंने ये सिस्टम डिवाइस किया और 1822 में ये इफेक्टिव हुआ। He felt that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved। यानी कि जो नॉर्थ इंडिया था वहाँ पे गाँव जो थे वो एक मतलब एक आपस में जो जुड़े हुए थे, यानी कि ये गांव के लोग जो हैं, आज भी जैसे हम देखते हैं गांव के जो लोग हैं एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा भाईचारा निभाते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो उन्होंने गांव को एक यूनिट मानकर वहां से टैक्स कलेक्शन का आइडिया लिया। कलेक्टर्स अपॉइंट किए, ठीक है, जो कलेक्टर आज हम कहते हैं ना वो कलेक्टर, ये यहीं पर अपॉइंट हुए थे। कलेक्टर वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज इंस्पेक्टिंग द लैंड, मेजरिंग द फील्ड्स एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village or महल had to pay। यानी कि सारी ज़मीनों को कैलकुलेट करने के बाद पूरे गांव से जो है एक जो है रेवेन्यू जो है वो फिक्स कर दिया गया, कैलकुलेट किया गया कि इस गांव से हमें इतना टैक्स लेना है। दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियडिकली, और इसको क्या किया गया, रिवाइज करने का सिस्टम रखा गया, यानी कि फिक्स नहीं किया गया, टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस के जो हैं पॉसिबिलिटी रखी गई, नॉट परमानेंटली फिक्स जैसा कि पीछे इन्होंने किया था। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन। अब जो ज़मींदार थे, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, वो क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, है ना, तो इसलिए भी अथॉरिटी किसको दे दी गई, विलेज हेडमैन को, क्योंकि जो गांव का जो मुखिया होता है वो गांव में नॉन होता है और लोग उसकी बात भी मानते हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं। तो ज़मींदार की बजाय, क्योंकि जो ज़मींदार थे वो बीच में क्या कर रहे थे, खराब करने लग रहे थे, इसलिए विलेज हेडमैन को डायरेक्टली कंपनी के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है, कि जो विलेज का हेडमैन है वो अपने गांव से जो भी टैक्स है वो इकट्ठा करके कंपनी को डायरेक्टली देगा। तो इसी सिस्टम को क्या कहा गया, महलवारी सेटलमेंट। क्लियर, तो ये हो गया आपका ये सेटलमेंट। अभी हम एक और सिस्टम देखेंगे जिसे हम कहते हैं मुनरो सिस्टम, ठीक है। ये मेनली कहाँ हुआ था, साउथ की हम बात करें तो वहाँ पर ये सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया था। अभी हम पढ़ रहे थे देखो कि इंडिया में इन्होंने जो धीरे धीरे है अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था। तो नॉर्थ इंडिया का भी हमने देखा, तो इसी समय जो टीपू सुल्तान को जब इन्होंने हराया था तो वहाँ पर साउथ की तरफ भी इनका थोड़ा थोड़ा जो पावर है वो जनरेट होने लग गई थी। तो चलो मिनरल सिस्टम हम देख लेते हैं। इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइज्ड केम टू बी नोन एज द रॉयतवारी और मुनरो सिस्टम, ठीक है, इसको रायतवार भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, रायतवारी और मुनरो सिस्टम। मुनरो क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो मुनरो थे, जो यहाँ के इंग्लिशमैन थे, उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था। इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, ठीक है, ये आपको कहीं कहीं REED भी मिलेगी। तो अलेक्जेंडर रीड ने इसको एक्सपेरिमेंट किया था इन सम एरियाज दैट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर द वॉर्स विद टीपू सुल्तान, ठीक है। सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो, सबसे पहले जो थॉमस मुनरो हैं इन्होंने इसको डेवलप किया, तो उन्हीं के नाम से इसको मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है, और धीरे धीरे इसको ऑल ओवर साउथ इंडिया में एक्सपेंड कर दिया गया। ओके, रीड एंड मुनरो, ये जो दोनों थे, अलेक्जेंडर रीड और मुनरो, इन दोनों ने ही ये महसूस किया इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार, जैसे हम नॉर्थ में बात कर रहे थे, है ना, नॉर्थ इंडिया में क्या थे, जो जमींदार थे, ताल्लुकदार थे, ऐसा कोई सिस्टम साउथ के अंदर नहीं था, ठीक है। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स और रेयर्ड्स, रेयर्ड्स यानी कि किसान, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, जो अपना जो रिवेन्यू लेने का जो सिस्टम है, यानी कि जो भी सेटलमेंट है, उन्होंने डायरेक्टली किसानों के साथ किया, कोई जमींदार नहीं, बीच में कोई मीडिएटर नहीं था। तो वहाँ के जो किसान, उसको रायोट कहा जाता था, तो इसीलिए सिस्टम को रायतवारी सिस्टम भी कहा गया। हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशंस, यानी कि वो पीढ़ियों से अपनी जो खेती बाड़ी का काम कर रहे थे। द फील्ड्स हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वाज मेड। मुनरो थॉट दैट, तो यहाँ पर भी क्या गया, इनके जो खेत होते थे, जो भी इनका लैंड था, फील्ड था, उसको प्रॉपर्ली केयरफुली जो है वो सर्वे किया गया, और फिर जो रिवेन्यू असेसमेंट है वो बनाया गया कि पर्टिकुलर एरिया से कितना जो रिवेन्यू है हम ले सकते हैं। क्लियर, तो ये हुआ आपका मुनरो सिस्टम। और यहाँ पर ये जो मुनरो थे या जो अलेक्जेंडर रीड थे, उन्होंने क्या
दलील दी यहाँ पर इस सेटलमेंट के लिए कि हम जो इनके पैटर्नल फादर फिगर की तरह यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, यानी कि हम इन किसानों की रक्षा का काम कर रहे हैं। भाई कोई जो है इनको ख़राब ना करे, इनकी खेती बाड़ी को कोई नुकसान ना हो, हम इनकी केयर कर पाएँ। तो ये इन्होंने जो है वो दलील यहाँ पर दी कि हम इन किसानों की मदद के लिए, इनकी देखभाल के लिए हम इसके जो पैटर्नल फादर फिगर की तरह हम इनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं, क्या हुआ, जो सिस्टम जो है धीरे धीरे जो है वो सिस्टम सेटल नहीं हो पाया। तो अभी हम यहीं तक कवर करेंगे। आज के वीडियो में जो है हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगला वीडियो जो है हमारा होगा, हमारी अगली क्लास जो होगी आगे के बारे में, अगले उसके अंदर हम पढ़ेंगे। ये थोड़ी सी दिक्कत आ गई क्योंकि ये वीडियो जो है मैं आपको डायरेक्टली अवेलेबल करवा रही हूँ, एडिटिंग नहीं हो रही है इसके अंदर।